स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग यहाँ पर 14 नवंबर और 15 नवंबर को जो हमारी यूपीएसआई का पेपर हुआ है उसमें सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारे परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए हैं और आने वाली जो हमारी परीक्षाएं हैं उनके लिए हम क्या तैयारी करें उन प्रश्नों के आधार पर। शब्दावली में अगर हम देखें तो शब्दावली में जैसे पर्यायवाची में अगर हम शब्दों को देखें तो यहाँ पर 3 शब्द आए कि चंदन, घर और चींटी, इन सब का पर्यायवाची बताना है। तो अब ऑप्शन आपका क्या आया ये तो आपको तभी पता चलेगा जब प्रश्न आपके बाहर आएंगे, पर हम आने वाली परीक्षा के हिसाब से इसमें देख लेते हैं कि इसका क्या पर्यायवाची हो सकता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है जैसे चंदन का पर्यायवाची या तो गंधराज होगा या गंधसार होगा इसमें से। घर का पर्यायवाची गृह, आवास, धाम या निवास इस तरह के शब्द होते हैं, तो इन्हें याद रख लीजिए आप। चींटी का पर्यायवाची या संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहते हैं, ठीक है। तो अगर पर्यायवाची में आया है तो आप इसे पूछ सकते हो, ये इसका तत्सम तद्भव के अंदर भी आ जाएगा, तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। विलोम शब्द में आपका आया है जो हमेशा आता रहा है, हमेशा आमिष। आमिष का विलोम बताना है, ये जो आपका साइन होता है विलोम का होता है, ये इसका विलोम, ये इसका विलोम, तो आमिष का विलोम हो गया निरामिष। अब आपकी परीक्षा में और क्या प्रश्न आ सकता है, आमिष का पर्यायवाची पूछ सकता है। तो अगर हम आमिष का पर्यायवाची देखेंगे तो ये हो जाएगा सामिष। आमिष का पर्यायवाची सामिष हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे शब्द दिया है मसृण, मसृण का अर्थ होता है मुलायम, सॉफ्ट। इसका विलोम हो जाएगा रुक्ष। रुक्ष का मतलब खुरदरा, जो रूखा है। तो ये बहुत आता है आपकी परीक्षा में और इसे याद रख लेना है। मसृण का विलोम जो है वो रुक्ष हो जाएगा और आगे भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे शब्द आपके हैं जो विलोम में आपके पिछले प्रश्नों में पूछे गए हैं। तो आपको वही मैं हमेशा से बोलती रही हूँ, पहले भी आपको बोला है कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको जल्दी से आप रट जाइए, उनके हर ऑप्शन को रट जाइए, वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें और कौन से प्रश्न आपके आए हैं। जैसे बहुवचन से एक प्रश्न आया है जो छात्रों का कहना है कि छाया का बहुवचन पूछा गया था कि छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपको पता है, देखो वचन मैंने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से कराए हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे छाया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो हमें पता चलता है कि छाया स्त्रीलिंग है। फिर हम देखेंगे कि ये शब्द एकारांत है या आकारांत, तो ये शब्द आकारांत है, हमें पता चलता है। तो आपको वो नियम याद आ गया होगा कि जब हमारा कोई शब्द आकारांत होता है तो उसके बाद हम इसको ऐसा ही सेम टू सेम लगा देते हैं और शब्द हमारा क्या बन जाता है बहुवचन में, छायाएं, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कई सारी छाया दिखती है कि यहाँ पे पेड़ की छाया है, यहाँ पे ईंट की छाया है, दीवार की छाया है, तो सबको मिला के हम छायाएं इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शब्द और आ जाएगा जैसे छायाओं, अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो आपको ये बात पता है ना कि जब हमारी जो संज्ञा है सविभक्ति और निर्विभक्ति, तो निर्विभक्ति जब आती है, जैसे सिंपल पूछा छाया, तो ये निर्विभक्ति शब्द है। निर्विभक्ति का बहुवचन बनाने का नियम अलग कैसे है। और फिर जो सविभक्ति शब्द होते हैं, हमारे जो सविभक्ति वाली संख्याएं हैं, उनका विलोम उनका बहुवचन बनाने के लिए हम औ और यों का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में अंतर आप लोगों को पता है। वचन में मैंने आपको समझाया, अच्छी तरह से पढ़ाया, तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अब जब जैसे मान लो आपकी परीक्षा में इस तरह के शब्द आ गए तो आपको वो चीज़ें तभी याद करने की होती हैं कि मैम ने किस तरह से बताया था। और मैं हमेशा आपको बोलती रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उदाहरण रटने की बजाय आप नियम को समझ लो कि नियम कैसे काम करता है। जैसे आप मैथ में रूल, एक फॉर्मूला समझते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसे ही हिंदी में भी है। आप नियम को समझ लो, आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन आया है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या बताइए। ये प्रश्न मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी रस पढ़ाया है उस समय मैंने आपको बताया है कि इसकी संख्या से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार तो रस की संख्या 8 हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है सीधा
कि रस की संख्या कितनी है। तो जब केवल रस की, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर उसने केवल रस पूछा है तब आप इसकी संख्या 11 लगाएंगे, ठीक है। जब आपसे क्या पूछा है, उसने केवल रस पूछा है कि रस की संख्या कितनी है या सर्वमत के अनुसार रस की संख्या कितनी है। और अगर वो आपसे ये पूछ ले, अगर ऐसे, ये एक और प्रश्न बन जाता है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार या नाटक शास्त्र, नाट्य शास्त्र अलग नहीं, नाटक, सॉरी नाट्य शास्त्र तो इनका रस का है, सॉरी भरत मुनि का है। आप इसमें प्रश्न देख सकते हैं कि नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो वो 9 आ जाती है। और वो क्यों आती है 9, ये मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर जो हमारे 11 रस के अंदर जो हमारा भक्ति रस और वात्सल्य रस होता है, नाटक विधा के लोग भक्ति रस और वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के भेद में रख देते हैं। तो 11 में से 2 कम होते ही कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि इसको हम किस तरह से रखते हैं, कैसे इनको मान्यता दी गई है। तो यही सारी चीज़ें आप एक बार, जो ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, तो रस में आप उसके बेसिक पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी में एक और चीज़ पूछी जाती है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे पूछा जाता है। तो उसका उत्तर आपका आता है स्थायी भाव, कि स्थायी भाव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो आपको समझना है कि भरत मुनि ने रस को समझने के लिए एक सूत्र बताया था, तो उसमें उन्होंने स्थायी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो उसलिए आता है, ठीक है। तो उसे आप समझ सकते हैं। एक प्रश्न आपका आया है वर्णमाला से कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब ये प्रश्न किस तरह से है ये समझ में नहीं आया। या तो ये है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी गई है, या फिर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, नीचे आपकी लाइनें दी हुई होंगी ABCD में, और तब उसको आपसे पूछा गया। तो आप इसे दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे जिन छात्रों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो इस समय इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि भाई स्पर्श व्यंजन पूछा है तो हमसे वो अंतस्थ व्यंजन पूछ सकता है, या हमसे ऊष्म व्यंजन पूछ सकता है, या आगे के उसमें संयुक्त व्यंजन पूछ सकता है। तो पूरी वर्णमाला में जो ये आपके टॉपिक है इनको याद कर लीजिए। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि जब हम जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, तो वो या जीव या वो हवा जो हमारे मुख से निकलती है किसी न किसी भाव को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसकी संख्या आ जाती है कई बार कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये 25 होती है, ठीक है। ये कितनी होती है, 25 होती है इनकी संख्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ दिया है जैसे त्रिलोचन में समास। अब त्रिलोचन में समास तो आप लोगों को पता है बहुब्रीहि समास होता है। तो त्रिलोचन में अब अगर देखें, इसमें बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो आपका इसके अंदर द्विगु समास भी हो जाएगा। त्रिलोचन का मतलब होता है जिसके 3 लोचन हैं, तो अर्थात शिव। तो हमारे अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में भगवान शिव हैं जिनके 3 आंखें पाई जाती हैं, तो उनके लिए दिया। अब जैसे ही त्रिलोचन बोलते हैं तो अर्थात पद निकल के आता है शिव, तो बहुब्रीहि हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया ही नहीं है, तो फिर तिर जिसका पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची, तो इसके अंदर हमारा द्विगु समास भी हो जाता है। अब ये शब्द दिया है आदर। आदर का वचन है, वचन पूछा है। अब प्रश्न किस तरह से होगा ये तो तभी पता चलेगा जब प्रश्न आएगा। तो कहा है कि आदर शब्द का वचन क्या हो सकता है, तो आदर शब्द के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये एक वचन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आपने, अब इसके साथ आप देख लें कि जैसे दर्शन शब्द है, तो दर्शन में पूछा जाता है कि उसमें वचन कौन सा है, तो दर्शन बहुवचन होता है। जैसे प्राण, प्राण शब्द है वो हमारा बहुवचन होता है। जैसे हस्ताक्षर वो बहुवचन में आता है। तो इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। जैसे जनता शब्द है वो एक वचन में आ जाता है, प्रजा एक वचन में आ जाता है, पुलिस एक वचन में आ जाता है। तो इस तरह के शब्द जो आपको और दिए हैं उनको याद करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में उस तरह के शब्द पूछे जा सकते हैं। इसमें देखते हैं आगे और क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। जैसे दिया है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ऐसा पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अब ये प्रश्न तो हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे आने वाले प्रश्नों के लिए कि ये अपभ्रंश के बारे में पूछ रहा है। इससे पहले हमने जो और किया क्लास, तो उसमें भी हमने देखा कि
अपभ्रंश से इससे भी पहले प्रश्न दिए हैं और अभी यहाँ पे भी दिया है। तो इसका मतलब ये अपभ्रंश यानी जो बोली है, भाषा एवं बोली, वहां से ये प्रश्न दे रहा है। तो बस आप नोट डाउन कर लीजिए, भाषा एवं बोली में जितने ज्यादा आपके फैक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो याद रख लीजिए, वहां पे ये आपको हिंट मिलती है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? देखो ये बिल्कुल ऐसे हैं कि हिंदी साहित्य का भी बेसिक या इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे हम कह सकते हैं वहां पे ये जा रहा है। और आजकल ऐसा सुनने में आया है कि इन दिनों जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो आपका साहित्य वाला पोर्शन है उस पर ज़्यादा जोर है, तो फिर आप उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। जैसे शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा, तो उन्होंने तो इसको वीरगाथा काल कहा है। लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे ये पूछा है आदिकाल के नाम, तो आप आने वाली परीक्षाओं के लिए ये तैयार कर सकते हैं कि आदिकाल के कितने नाम हैं और किस किस कवि ने इसको क्या क्या नाम दिया है। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं बुक में, तो वहाँ से फोकस करिए, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। जैसे एक प्रश्न आया है, परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का है। यानी इसका मतलब कि जो ये अब हमारे ये क्या है, जैसे कुछ प्रथम आने वाले या मुख्य लिस्ट मैंने बनाई हुई है, मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल बार बार पूछे गए हैं उनकी लिस्ट जो बनी हुई है उसी में से है। परीक्षा गुरु बहुत बार आया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है, तो आपको यह हिंट मिल रही है कि किस तरह के शब्द, किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं, जैसे एक दिया है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रश्न आया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो देखो, मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताई है कि साहित्य में अगर आपको रचना एवं रचनाकार इन सबको याद करना है तो मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले तो आप पुरस्कार वाली लिस्ट को याद करिए। जितने भी हिंदी में पुरस्कार होते हैं, सब जितने सारे पुरस्कारों की लिस्ट याद करिए एक तरफ से। उसमें आपको याद रखना है कि किसको पुरस्कार मिला है, किस कृति के लिए मिला है, उस कृति का नाम और उस कृति की विधा, वो क्या है, कविता है या वो उपन्यास है, कहानी है, वो क्या है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये एक कविता है। अब आप देख सकते हैं कि मान लो एक बार तो पूछा कि इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला, ये तो पूछ लिया एक प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में वो ये भी पूछ सकता है कि कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत आप ऐसे याद रख सकते हैं। या कला और बूढ़ा चांद क्या है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है, ये पूछ सकता है। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ध्यान देना है इस पे। जैसे अगला दिया है एक जमीन अपनी, इसके रचनाकार कौन है? तो ये भी आपकी मतलब रचना है एक, तो जिसके बारे में दिया है, और चित्रा मुदगल की एक रचना है। जैसे दिया है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं, हम ये देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के ये समझ में आ रहा है जो प्रश्न आ रहे हैं वे सब के सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। तो अब अगर वो साहित्य से पूछ भी रहा है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको पता ही है, मार्केट में आप लोगों ने लिए ही होंगे मार्केट से, तो वही जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी तक आ चुके हैं उन सबको रट जाइए, उनके ऑप्शन को रट जाइए। देखो, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि कोई भी प्रश्न केवल उसका प्रश्न और आंसर रटने से काम नहीं चलेगा। जब आप प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि ये आपका प्रश्न के साथ एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इनमें से कोई एक तो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका बी, सी, डी जो बच गया, इसमें जो लिखा है उसके भी इर्द गिर्द वाली चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है, हम इन प्रश्नों के माध्यम से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ प्रश्न और जो हमारी परीक्षा में आए हैं। जैसे हमसे वर्तनी के बारे में पूछा है, यहाँ पर शब्द दिया है वर्तनी शुद्धिकरण से प्रश्न आया है। आध्यात्मिक
अनधिकार और कवित्री, ये 3 शब्द आए थे कि इनकी वर्तनी से संबंधित आए प्रश्न, और इसी क्रम में तो और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही कि उज्ज्वल शब्द है, या और भी अनुगृहीत है, ज्योत्सना है, हिरण्यकशिपु है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, इससे पहले हमने देखे भी। तो अब आप इसमें देख लो, ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है। आध्यात्मिक शब्द में आपको ध्यान देना है कि ये हमारा आ होता है, अ नहीं, ठीक है, तो इसमें फोकस रखना है। अनधिकार में आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा अन होता है, इसके अंदर आ का डंडा नहीं होगा। ये किससे बना है ये आपको पता है, ये अन प्लस अधिकार शब्द से बना है। इसके अंदर कोई संधि नहीं है, इसके अंदर क्या है, उपसर्ग विधि है। ये अन हमारा, ये जो न है ये हमारा आधा है, और इसको ये जो अ है ये पूरा कर देता है, तो इस तरह से ये हो जाता है अनधिकार, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कवित्री की, तो ये बहुत आता है हमारी परीक्षा में, तो याद रखना है ये कब यित्री होता है, यानी कब, व के ऊपर एक ही मात्रा नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो कव यित्री, इसको याद रखना है, ये सही होता है। जैसे दिया है, जिसे किसी के दर्शन की अभिलाषा हो, तो ये शब्द आया है, क्या उसे हम कह सकते हैं दर्शनाभिलाषी कह सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी तरह से आपके मुहावरों से भी प्रश्न आ रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आ रहे हैं, समश्रुति भिन्नार्थक से भी आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारे छात्र वो प्रश्न याद नहीं रख पा रहे, तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न नहीं आ रहे, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जो जिन छात्रों का अभी एग्ज़ाम रह गया है। तो चलिए, इसी क्रम में अगर आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन क्लास हमें करनी है, ये एग्ज़ाम तो मैम हमारा हो गया, हमें आगे लेखपाल के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए हिंदी पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है हिंदी एकेडमी, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सबसे पहला बैच, अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो आप सबसे पहले सामान्य हिंदी लाइव बैच जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको बैच मिल जाएगा। अगर आपको एक साथ सारी क्लासेस पढ़नी है तो कंप्लीट बैच में चले जाइए, सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच आपका ऑप्शन दिया है, वहाँ दिया है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम मुझे ना टेस्ट सीरीज़ भी करनी है और मुझे बैच वैच तो नहीं खरीदना, पर मुझे आप कुछ फ्री में बता दीजिए, तो आप टेस्ट सीरीज़ में जा सकते हैं। यहाँ आपकी एग्ज़ाम वाइज बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, फ्री में ही दिए हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें आपकी बुक खरीदनी है, तो आप यहाँ जाके बुक में भी बुक खरीद सकते हैं, यहाँ जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हमको तो वीडियो ऐसे ही दे दीजिए, हम आपकी ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो जो आपकी यूट्यूब पर सारी वीडियो हैं उनको अगर वो नहीं मिल पाती हैं, यूट्यूब पे नहीं मिल पाती हैं, तो आप यहाँ जाकर आप वो क्लासेस हमारी ले सकते हैं जो यूट्यूब पर रहती हैं। और यूट्यूब पे जो क्लास मैंने दी हैं और उसमें जो PDF होता है उसकी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप यहाँ जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐप आपका बहुत सरल है, आप इसके हर फंक्शन को खोलकर देखिए कि किस फंक्शन में क्या चीज़ दी हुई है, तो आपको आसानी से चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।